नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी की जो लगातार हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है आपको बतानी है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राम सो रहा है, इसमें जो है कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी, तो अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगी। तो आप इसे याद रखिएगा। इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में कर्म का अभाव देखने को मिलता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो अकर्मक क्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता का जहां पर एक ज्ञान होता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आप याद रखिएगा, जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का एक ज्ञान होता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस जो है वाक्य में कौन सा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो बाद। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बाद है यह आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। बाद से जो है क्रिया की विशेषता का हमें ज्ञान हो रहा है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाद जो है क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक बताना है, क्या होगा। सेनाएं जो है युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताना है आपको, क्या होगा। तो इसमें आगे ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही है। जो आगे शब्द है यह संबंधवाचक शब्द है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द की पहचान करने की इसमें जो है समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। वह आया और मैं गया। तो इसमें जो है और हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक शब्द, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं ना, ये जो है दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इसमें जो है और जो है दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इस प्रकार यह समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदी के अलावा हम जीके जीएस की भी लगातार प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं आपके वीडियो के री एग्जाम के लिए। तो दोनों सीरीज आप डेली बेसिस पे फॉलो करते रहिएगा। जल्दी हम करंट अफेयर्स की सीरीज को भी लाने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभय उभय शब्द किस युग्म का मतलब अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ इसमें से कौन सा हो जाएगा। अभय और उभय जो आपके शब्द युग्म दिए गए हैं, इनका सही अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। तो अभय का मतलब आपका निर्भय हो जाएगा और उभय का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए वाला जो यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, निर्भय दोनों, इनका सही अर्थ हो जाएगा। अभय का निर्भय हो जाएगा, उभय का दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी का विलोम यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या होगा पृथ्वी का विलोम। तो पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही जाएगा। आकाश जो है पृथ्वी का विलोम हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा गोचर का अगोचर होता है, लौकिक का अलौकिक होता है विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आकाश का आपका हो जाएगा पाताल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आकाश का क्या हो जाएगा, तो आकाश का पाताल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आकाश का जो है पाताल हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न पाताल या पृथ्वी कह लीजिए, इसका हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे कपड़ा का पर्यायवाची पूछा गया है कि क्या होगा, कपड़ा का पर्यायवाची।
तो दिए गए ऑप्शन में कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा है, तो वसन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वसन है यह कपड़ा का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र होता है, चीर होता है, ये सभी आपके कपड़ा के पर्यायवाची हैं। और कौन सा शब्द जो है अनीक का पर्यायवाची है, अनीक का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो इसमें से सोना हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सेना जो है अनेक का पर्यायवाची है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सेना जो है अनेक का पर्यायवाची है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाय मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द की पहचान करनी है। कौन सा विस्मय बोधक शब्द है, तो इसमें विस्मय बोधक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो हाय, जो पहला वाला है ना यहाँ पे हाय देख रहे हैं, ये आपका विस्मय बोधक शब्द है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। तो विस्मय बोधक शब्द से मतलब क्या होता है, इससे जो है हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों का हमें पता चलता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जैसे वाह हो गया, अच्छा हो गया, हाय हो गया, छी हो गया, अरे हो गया, हे हो गया, ऐसे भी आपके विस्मय बोधक शब्द के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ यहाँ पे पहचानना है, क्या होगा। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ यहाँ पे पहचानना है कि क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक अली का मतलब यहाँ पे भौरा हो जाएगा और एक अली का मतलब आपका सखी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भौरा और एक का सखी हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग किसे कहते हैं पूछा गया है, तो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग जो होता है या किसी शब्द के आगे जुड़ता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान करने के इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध शब्द बताना है आपको कौन सा है, तो उज्ज्वलन। आप याद रखिएगा, जो उज्ज्वलन है यह शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उज्ज्वलन, यह आपका शुद्ध शब्द है। यहाँ पे आपका जो चारों ऑप्शंस है, यहाँ पे चारों ऑप्शंस यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे, तो इसमें से आपका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो उज्ज्वलन आपका इस प्रकार से लिखा था। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, उज्ज्वलन जो है आपका इस प्रकार से लिखाता है, उज्ज्वलन। तो इस प्रकार से आपका जो उज्ज्वलन लिखा था यह शुद्ध होता है, तो इससे आप ध्यान दीजिएगा, उज्ज्वलन यह आपका शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस आपके यहाँ पे मिस्टेक थे, तो यहाँ पे उज्ज्वलन आपका इस प्रकार से सही लिखाएगा। कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें आपका जो 46 है, ऑप्शन ए वाला 46 यह शुद्ध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 जो है ऑप्शन ए वाला है आपका यहाँ पे शुद्ध दिया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 46। अगला प्रश्न आपके सामने है, देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए कि जो देशभक्ति शब्द है इसमें आपको कौन सा समास देखने को मिल रहा है। तो देशभक्ति में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, देशभक्ति में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से जो विद्यालय है, ऑप्शन बी वाला, यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा।
और यह तब किसका एग्जाम्पल है, किस संधि का, तो विद्यालय आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का, तो विद्यालय आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके तीनों जो हैं, जगदम्बा हो गया, संतोष हो गया, अहंकार हो गया, सभी आपके व्यंजन संधि के एग्जाम्पल, लेकिन विद्यालय आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या धन आलय, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह स्वर संधि में क्या हो जाएगा, यह एक दीर्घ संधि है, यह एक दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। आपको पता होगा संधि की तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपके विसर्ग संधि, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं स्वर संधि के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें से एक दीर्घ संधि होती है, तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल आपका विद्यालय है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे काफी सिंपल सा प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुस्वार संधि, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। जो अनुस्वार संधि है यह संधि का एक प्रकार नहीं है, बाकी तीनों स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ये तीन प्रकार होते हैं संधि के। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो आप इसे याद देखिएगा, पांच वटों का समाहार, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पांच वटों का समाहार, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है, तो इसे हम द्विगु समास कह सकते हैं। तो आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जाएगा, यह आपका द्विगुवाचक समास है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, तो अधि हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया ना, देख पा रहे हैं यहाँ पे अधिकारी में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा अधि, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, तो इसमें से कौन से शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, तो नौकरानी में, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। नौकरानी में जो है आपका है नी प्रत्यय नहीं है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो नौकरानी वाला है बिल्कुल सही जाएगा, इसमें जो है नी प्रत्यय नहीं है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है दिया गया, और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको पहचान करनी है। तो कूची, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया, जो कूची है ना, यह तत्सम नहीं है, बल्कि क्या है, तो यह आपका तद्भव है। कूची क्या है, आपका तद्भव का एग्जाम्पल है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। बाकी तीनों आपके कपाट हो गए, कीटक हो गया और कुंभकार हो गया, आपके तत्सम है, लेकिन आपका जो कूची है यह क्या है, तो कूची आपका तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो पत्ता, आप याद देखिएगा, जो पत्ता है आपका यह क्या हो जाएगा, यह आपका तद्भव है पत्ता, तो आप इसे याद देखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। पत्ता जो है आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा। पत्ता का तत्सम आपका पत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपके तत्सम तद्भव दिए गए हैं वहाँ पे लिखा गया है सब चीज देख लीजिए। यहाँ पे कपाट का तद्भव किवाड़ हो जाएगा, कपाट का जो है किवाड़ हो जाएगा तद्भव, कीटक का कीड़ा हो जाएगा, कुर्चिका का कूंची हो जाएगा, कुंभकार का कुम्हार हो जाएगा, पक्ष का पाक हो जाएगा, पक्षी का पक्षी हो जाएगा, पतन का पढ़ना हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो सभा आपका समूहवाचक है, कक्षा आपका समूहवाचक है, भीड़ आपका समूहवाचक है, लेकिन दौड़ आपका समूहवाचक नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दौड़ है आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा। दौड़ क्या तब है, दौड़ एक प्रकार की क्रिया है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और इसमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा,
और जिस संज्ञा में हमें नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें नाप तौल वाली वस्तु कौन सी है, तो आप याद देखिएगा दूध हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, जो दूध है यह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही जाएगा, सी, यानी कि दूध जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका खटाई मिठाई दिया गया सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वह आप ही चला गया, रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। इसमें जो रेखांकित आप वाला शब्द देख पा रहे हैं आप, यह कौन सा सर्वनाम है आपसे पूछा जा रहा है। आप सर्वनाम के किस भेद का एग्जाम्पल है आपसे पूछा जा रहा है। तो यह आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। यह निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के लिए अंतर्गत आएगा, किस भेद के अंतर्गत आएगा, यानी कि कौन सा विशेषण हो जाएगा। गिलास में थोड़ा दूध है तो इसमें से रेखांकित शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से जो आपका रेखांकित शब्द है वह थोड़ा है। यहाँ पे थोड़ा जो है आपका रेखांकित शब्द हो जाएगा। तो थोड़ा जो है यह किस प्रकार का विशेषण है आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा आपका जो है परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही जाएगा। जो थोड़ा है यह आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है इसमें। तो ये चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। अमृत का विलोम शब्द यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। तो अमृत का विष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विष हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निंदा का विलोम क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है निंदा का विलोम। तो निंदा का स्तुति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, तो निंदा का स्तुति हो जाएगा। और निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। विचित्र का पर्यायवाची, तो विचित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो दिए गए विकल्प में से जो विलक्षण है यह विचित्र का पर्यायवाची, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विलक्षण है यह विचित्र का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वीडियो के री एग्जाम के लिए, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।